नमस्कार आप सभी को। 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर जो हमारी कक्षाएं थी वो अब प्रारंभ हो चुकी हैं और आपको पूर्व में दो या दो से अधिक कक्षाएं मिल भी चुकी होंगी। आज इसी क्रम में जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रमुख रूप से हम 3 विषयों को साथ लेकर चलेंगे। इन 3 विषयों में यदि हम बात करें तो सबसे पहले बिहार राज्य विशेष, उसके बाद इतिहास और तीसरा जो महत्वपूर्ण पिलर हमारा था साइंस। इन 3 विषयों को हम साथ लेकर चलेंगे और इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स रात्रि 11 बजे प्रतिदिन चल रहा है, वहाँ से आपको अनिवार्य रूप से जुड़ना है। तो इस प्रकार से हम अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आप कह सकते हो कि 1 महीने में आप या 1 सप्ताह में यदि हम देखें तो 3 कक्षाएं आपकी प्रमुख रूप से हो रही हैं, जिनमें इतिहास, बिहार राज्य विशेष और साइंस की हो रही हैं और इसके बाद करंट अफेयर्स भी आपका रेगुलर चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि बिहार राज्य विशेष के जो 4 पिलर हैं, उन चारों को हम साथ लेकर चल रहे हैं और चीज़ों को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास करेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की चर्चा को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और आपको बता दें कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आपके लिए 68वीं प्रीलिम्स को लेकर एक गाइडेंस बैच और 67वीं मेंस को लेकर एक गाइडेंस बैच प्रारंभ किया गया है। यदि आप अभी तक उस गाइडेंस बैच से नहीं जुड़े हैं तो कृपया उस बैच से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको पूर्व में वीडियो बनाई गई है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर यदि कोई समस्या होती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना 4 लास्ट जिस मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया है उसके लास्ट 4 डिजिट और अपना नाम आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। किस बैच से जुड़ना है, 67th मेंस या 68 प्रीलिम्स से, वो भी आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद संस्था की टीम द्वारा आपको जोड़ दिया जाएगा। याद रखिएगा 67th मेन से वही बच्चे जोड़ें जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने जा रहे हैं, अन्यथा उनको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि मुख्य रूप से ये जो फोकस्ड एग्जाम है 67th मेंस, उसको लेकर ही ये बैच है। बाकी यदि 68वीं के लिए आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए एक कॉमन बैच है, उससे आप सब जुड़े होंगे तो वहां से आपकी चीजें चलती रहेंगी। सबसे पहले आज लगभग 30 से 35 प्रश्न यहाँ पर आपके अभ्यास के लिए दिए गए हैं। एक एक करके देखते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मैं 10 से 15 सेकंड का समय दूंगा। प्रयास यही रहे कि इस समय विशेष में आपको इन प्रश्नों का जवाब देना है। पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा है, मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है। इस विकल्प में यदि हम बात करें तो आप जो है डी विकल्प को जो है यहाँ पे इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, डी विकल्प यहाँ पे गलती से दिया गया, इसको हटा दीजिएगा। बाकी अन्य विकल्पों पर आपको कंसीडर करना है। मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख है। मगध राजवंश के प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख कहां पर है, आपको बताना है। आप जानते हैं जब बात हो रही है बृहद्रथ वंश की, आपको बता दें कि इसमें कुल 10 राजा हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। 10 राजा इसमें कुल हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जब बृहद्रथ वंश की हम बात करते हैं तो इनका जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम था जरासंध। जरासंध जो है ये इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि हम इनके बारे में कुछ देखें तो आपको बता दें कि जरासंध ने ही सर्वप्रथम अपनी जो राजधानी थी उसको राजगृह को बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए। राजगृह को सर्वप्रथम राजधानी जो है वो जरासंध ने बनाया था और इसने अपनी जो राजधानी थी इसकी राजगृह है, इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ एक दीवार बनाया था जिसका नाम था साइक्लोपियन साइक्लोपियन दीवार। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साइक्लोपियन दीवार किसने बनवाई थी, ये जरासंध ने बनवाई थी। क्यों बनवाई थी, अपनी राजगृह राजधानी को जो है सुरक्षित करने के लिए बनाई थी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है, तो सबसे पहले इनका जो उल्लेख है वो महाभारत में देखने को मिलता है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में तो इनका उल्लेख है ही, साथ ही साथ पुराणों में भी इनका उल्लेख देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि इस प्रश्न के लिए ई विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे महाभारत, बौद्ध ग्रंथ और पुराण तीनों में इनका उल्लेख देखने को मिलता है। याद रखना है आपको कि देखो पहले क्या होता था कि हम आपको टॉपिक बता देते थे, टॉपिक के बाद उसके प्रश्नों की हम चर्चा करते थे, तो आप टॉपिक पहले से तैयार करते आते थे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है, पहले यहाँ पे आपको प्रश्नों को देखना है। ठीक है, प्रश्नों को देखने के बाद जो आपका संबंधित टॉपिक है उसको जाकर घर पे रिवाइज करना है। क्यों ऐसा कर रहा हूं,
क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो जब हम प्रश्नों को देखते हैं, कभी भी आप ये कर लीजिएगा एक्सरसाइज, पहले आपने किसी शब्द चैप्टर विशेष के प्रश्न देख लिए, अध्याय के प्रश्न देख लिए, और प्रश्न देखने के बाद पुनः जब आप उसको पढ़ने जाते हो ना, तो जो की पॉइंट होते हैं, क्योंकि प्रश्न में जो पूछा जाएगा वो कहीं ना कहीं की पॉइंट होगा उस पैरा का, तो जब आप बुक पढ़ते हो तो वो की पॉइंट अपने आप जो है ना, वो आप कहते हो कि हमारी जो आंखें हैं उसको कैच करती हैं, तो इससे क्या होता है, चीजें थोड़ी सी बेहतर होती हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो एक यह भी तरीका है कि पहले आप संबंधित जो चैप्टर है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न देखो, प्रश्न देखने के बाद जो है उस चैप्टर को आप पढ़ो। लेकिन यह तब आप कर सकते हो जब कम से कम आप एक बार संबंधित विषय वस्तु को अच्छे से पढ़े हो। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा ही नहीं है तो प्रश्न देखोगे, तब क्या समझ में आएगा। मतलब पहले से यदि आपने पढ़ रखा है उस सब्जेक्ट को, ठीक है, और दोबारा आप पढ़ रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो, तब ये तरीका यदि आप अपनाते हो तो इससे आउटपुट आपको बेहतर मिलता है, ज्यादा मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख कहां पर हुआ है। अभी हमने बताया मगध सम्राट जरासंध के बारे में कि इन्होंने अपनी जो, यहां पर भी याद रखिएगा कि ये जो है डी विकल्प यहां पे हटा देना है। आपको मैंने अभी बताया कि जरासंध जो है ये सबसे प्रतापी राजा था अपने राजवंश का, जिसमें कुल 10 राजा आपको देखने को मिलते थे, और आपने देखा कि किस प्रकार से इसने अपनी राजधानी राजगृह को सुरक्षित करने के लिए साइक्लोपियन दीवार बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है। अभी यहाँ पे जब इस प्रश्न की हम बात करते हैं कि इसका उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा कि इसका उल्लेख भागवत पुराण, बौद्ध ग्रंथ और महाभारत तीनों में देखने को मिलता है। मतलब इस प्रश्न के लिए भी ई विकल्प आपका सही उत्तर होगा। इसमें ध्यान देने की बात है कि जब जरासंध की बात आती है तो आपको इसके वध के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है पांडव पुत्र भीम द्वारा जो है श्री कृष्ण की सहायता से जो है इसका वध किया गया था, और जरासंध ने अपनी पुत्री का जो विवाह था वो कंस से किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको देखने हैं, और क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, और बिहार के इतिहास से आज चर्चा आपको देखने को मिल रही है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस संबंधित अभ्यास को, जो आपका मगध साम्राज्य वाला चैप्टर है, ठीक है, जहाँ पे मगध साम्राज्य की चर्चा आपको देखने को मिलती है, उसको जो है अच्छे से जाकर पढ़ लेना है। ठीक है, मगध साम्राज्य को अच्छे से पढ़ लेना है। पहले से आपने पढ़ रखा है, अच्छी बात है, दोबारा जाकर मगध साम्राज्य को एक बार पढ़ लेना है इन प्रश्नों को हल करने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांवों का अधिपति था, बताएं। कितने हजार गांव का अधिपति मगध सम्राट बिंबिसार था, यह आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। आप जानते हैं बिंबिसार की बात हो रही है, तो आपने सुना होगा मगध सम्राट साम्राज्य में हैरेक वंश का नाम आपने सुना होगा। हैरेक वंश की जब बात करते हो तो हैरेक वंश का जो संस्थापक था वो था आपका बिंबिसार, तो ये संस्थापक था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हैरेक वंश का ये संस्थापक था। और हैरेक वंश की जब आप बात करते हैं तो आपको पता होगा कि इसको प्रीतिहंता वंश भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रीतिहंता वंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 शासक हुए जिन्होंने अपने पिता को मारकर, उनकी हत्या कर शासन को हथियाया था, जिनमें पहला नाम आपका आता है अजातशत्रु का, दूसरा नाम आपका उदयन का देखने को मिलता है। आपको बता दें इसका राज्याभिषेक 545 ईसा पूर्व में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 545 ईसा पूर्व, ये आपको याद रखने की जरूरत है। और एक चीज और याद रखिएगा इनके समय में कि प्रथम शासक था, यह बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। तो अस्थाई सेना रखने वाला ये प्रथम शासक था, ये आपको पता होना चाहिए। अस्थाई सेना रखने वाला यह प्रथम शासक था, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसके बारे में यह भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ पुस्तकें बताती हैं कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो बिंबिसार के शासनकाल में हुई थी। कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो बताती हैं अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। लेकिन यदि हम समय अवधि को देखें, ध्यान में रखते हुए देखें, तो ये स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुई थी। याद रखिएगा एक चीज और यहाँ पे, जैसे मैंने बोला महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध का ये समकालीन था, ये भी आपको याद रखना है।
महात्मा बुद्ध का ये समकालीन शासक था, इसको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपके इस प्रश्न के लिए है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितने हजार गांवों का अधिपति था, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, 80,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था? कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था, आपको बताना है। आप जैसे जानते होंगे इसके बारे में, बिंबिसार के बारे में मैंने आपको बताया, इसने लगभग 15 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, 15 वर्षों तक शासन किया। इसके समय में इसके राजवैद्य थे। ठीक है, और इन्होंने अपने राजवैद्य को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेज दिया था, और महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण तक ये लगातार उसके साथ रहे थे। और इनके जो वैद्य का नाम है उसका नाम है जीवक, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जीवक को जो है महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए इन्होंने भेजा था। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितना कर लेते थे, तो ये उपज का 1/6वां भाग, 1/6। डी विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न में यही प्रयास करना है कि आप उत्तर दे सको। मैक्सिमम प्रश्न आपको ट्राई करने हैं, प्रयास करने हैं। जहां पे कमी हो, जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं पता था उपज के संदर्भ में, तो जब आप पढ़ते हो बिंबिसार को, जब आप पढ़ते हो तो जाके जरूर एक बार कर व्यवस्था अवश्य देख लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप सबके लिए, बिहार राज्य के लिए, बिहार स्पेशल के लिए एक पेड बैच भी चल रहा है। याद रखिएगा, बिहार राज्य विशेष को लेकर एक पेड बैच भी प्रारंभ हुआ है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। उसमें बिहार से संबंधित सभी जानकारियां प्रीलिम्स प्लस मेंस की दृष्टि से जो है आपको कंप्लीट कराई जा रही हैं। न्यूनतम शुल्क है 599, तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। मगध सम्राट बिंबिसार को श्रेणी क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता था श्रेणी, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। देखो, इसके कई सारे नाम थे, और यहाँ पे श्रेणीय नाम या श्रेणिक नाम से भी इसको जाना जाता था। और ये नाम विशेष रूप से इसलिए रखा था क्योंकि इसने अस्थाई सेना बना रखी थी, और इसी के कारण इसको यह उपनाम दिया गया था। तो इसका ए विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6। गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासन काल में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई? बोला जा रहा है गौतम बुद्ध को मगध के किस राजा के शासन काल में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, अच्छा प्रश्न है। आपको बता दें सबसे पहली बात कि 493 ईस्वी में, 493 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और 493 ईसा पूर्व की जब आप बात करते हो, तो इस समय जो मगध का शासक था, यदि आप देखेंगे तो इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है यदि हम देखें तो अजातशत्रु होगा। लेकिन कुछ पुस्तकों में बिंबिसार को भी यहाँ पे बताया गया है। हालांकि इस समय काल में बिंबिसार जीवित था, लेकिन शासन का जो कार्यभार था वो अजातशत्रु संभाल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो बी विकल्प सही उत्तर होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अजातशत्रु समय काल के आधार पे यदि हम देखें तो अजातशत्रु जो है ये इसके समय काल में मृत्यु हुई थी। और इन्हीं के, अजातशत्रु के ही समय काल में महावीर स्वामी की भी मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखिएगा। महावीर स्वामी की भी मृत्यु जो है वो अजातशत्रु के ही समय काल में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध सम्राट अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? आप जानते हैं जैसे ही मगध का शासन बिंबिसार ने संभाला, या जैसे ही मगध का शासक हैरेक वंश ने संभाला मगध का शासन, तुरंत ही इन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, और ये जो इनकी साम्राज्यवादी नीति थी, इसके चलते मगध का जो विस्तार था, मगध के जो क्षेत्रों का विस्तार था, वह भी देखने को मिला। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो बिंबिसार ने की थी, लेकिन अजातशत्रु ने सत्ता संभालते ही अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। तो इन्होंने लगातार आसपास के जो क्षेत्र थे, आसपास के जो राजा थे, उनको पराजित करने का काम किया। और यहाँ पे यदि हम बात करें कि किस जैन ग्रंथ में इनकी विस्तार नीति का उल्लेख हुआ है, तो याद रखिएगा इसका नाम है निर्यावली सूत्र। ठीक है, निर्यावली सूत्र में जो है इनकी साम्राज्यवादी नीति या राज्य विस्तार नीति का उल्लेख देखने को मिलता है। यह एक जैन ग्रंथ है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला? क्या बोला जा रहा है? अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, कितने वर्षों तक युद्ध चला? बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब आपको देना है। कितने वर्षों तक युद्ध चला? आप जानते हैं मगध और वैशाली के बीच जो यह युद्ध था, एक 16 वर्षीय युद्ध था, और आपने पढ़ा होगा कि इसमें कुछ विशेष प्रकार के अस्त्रों का भी प्रयोग किया गया, जिनमें रथ मूसल का नाम आपने सुना होगा। तो यह विशेष रूप से 16 वर्षों तक चलने वाला एक युद्ध था, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 16 वर्षों तक चलने वाला युद्ध था। विशेष रूप से दो प्रमुख अस्त्रों का इसमें प्रयोग किया गया था। एक का मैंने नाम आपको बता दिया, रथ मूसल। दूसरा कौन सा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, दूसरा कौन सा हथियार था जिसका प्रयोग इस 16 वर्षीय युद्ध में किया गया, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला है, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में कब हुआ? देखो, क्योंकि ये कॉमन सा प्रश्न हो गया है कि कहां पर हुआ। ठीक है, सबको पता है कि प्रथम कहां पे हुई, द्वितीय कहां पे हुई, तृतीय कहां पे हुई। ठीक, लेकिन वर्ष और अध्यक्षता किसने की, साथ ही साथ उस बौद्ध संगीति में क्या घटित हुआ, ये तीनों फैक्ट जो हैं ये हम कम ध्यान देते हैं, जबकि अब सबसे ज्यादा जो प्रश्न है इन्हीं फैक्टों पर पूछे जा रहे हैं। तो कहां हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है, कब हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, और उसमें क्या घटनाक्रम हुए, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। चलिए इसको बताइएगा, कब हुआ? देखो, प्रथम बौद्ध संगीति की बात हो रही है। ठीक है, और अब प्रथम बौद्ध संगीति की जब बात आती है तो महात्मा बुद्ध की परिनिर्माण के तुरंत बाद हुई थी, और महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण हुआ था 483 ईसा पूर्व में। तो ये 483 ईसा पूर्व में ही हुई थी, और यहीं पर सुत्त पिटक और विनय पिटक में ये विभाजित हो गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है सी विकल्प। चलिए, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? चलो बताओ, यह इस सम्राट की एक विशेष उपलब्धि थी, बताइएगा। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? देखो, बात हो रही है पाटलिपुत्र नगर की। पाटलिपुत्र की जब बात करते हैं तो आपको पता होगा, गंगा और सोन नदी के तट पर इस शहर की स्थापना जो है वो उदयन द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर जो सत्ता थी उसको अपने हाथ में लिया था, और इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है सी विकल्प। चलो इसको बताओ, हैरेक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? हैरेक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? आपको बता दें, हैरेक वंश का जो अंतिम मगध सम्राट था वो बहुत ही विलासीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, सत्ता का कंट्रोल उसके हाथों में नहीं था। लगातार जनता करों के बोझ तले दब रही थी, और जनता ने विद्रोह कर दिया था। जब जनता ने विद्रोह किया तो जो अमात्य वर्ग था उसने भी इनका साथ नहीं दिया, और फिर इनको सत्ता से हटा दिया गया। तो इनका नाम था नागदशक। तो याद रखिएगा, नागदशक जो है ये इस वंश के अंतिम शासक थे, जिनको जनता ने विद्रोह किया और हटा दिया। और बाद में एक प्रांतपाल थे जिनका नाम था शिशुनाग, इनको लाकर इस सत्ता पर बैठा दिया गया, और फिर शिशुनाग ने जिस वंश की नींव डाली उसको शिशुनाग वंश कहा गया। ठीक है, उसको शिशुनाग वंश कहा गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, कहने का मतलब है कि नया वंश जो प्रारंभ हुआ वो 412 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाया?
किसने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाया, आपको बताना है। शिशुनाग, नागदशक, कालाशोक या अजातशत्रु। चलिए बताए, वैशाली को राजधानी किसने बनाया? फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें कि जैसे मैंने आपको बताया कि नाग दशक के बाद अगला शासक बना शिशुनाग, और शिशुनाग की यदि हम बात करें, जैसे मैंने आपको यह भी बोला कि यह एक प्रांतपाल था। कहाँ का प्रांतपाल था या गवर्नर था? तो ये काशी का प्रांतपाल था। और जब इसने नए वंश शिशुनाग वंश की नींव डाली तो सबसे पहले इन्होंने जो है वो वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाया। तो ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ? चलो बताओ, किसके शासनकाल में हुआ? आपको बता दें, ये जो शासक था इसने 22 वर्षों तक राज किया। ठीक है, 22 वर्षों तक राज किया। इसको बोलते थे काकवर्ण, या इसका दूसरा नाम था कालाशोक। तो कालाशोक या काकवर्ण के नाम से ये प्रसिद्ध था, ये जाना जाता था। यहाँ पे बात हो रही है सी विकल्प में कालाशोक की। तो याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन था वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपका दूसरा होमवर्क है कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी, इसमें द्वितीय बौद्ध संगीति, इसमें पहला क्या घटित हुआ, ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। दूसरा, अध्यक्षता किसने की, और तीसरा कि यह संगीति कब हुई। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट आपको बताने हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया? बताइएगा, किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया? आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया? फास्ट जवाब देना है इसका। देखो, यदि आपने मगध राजवंश के बारे में पढ़ा होगा, किस प्रकार से वंशावली बढ़ती गई, किस प्रकार से हैर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और इसके बाद फिर आगे के जो घटनाक्रम हुए वो पता है, तो निश्चित रूप से आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए बताइएगा। देखो, यहाँ पे है कि बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी किसे कहा गया, तो इसका नाम था महापद्म नंद। ठीक है, नंद वंश का ये संस्थापक था। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। महापद्म नंद की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है? उग्रसेन। उग्रसेन कहाँ कहा गया है? तो महाबोधि वंश। ठीक है, महाबोधि वंश में जो है इसको उग्रसेन कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, महाबोधि वंश में इसको उग्रसेन कहा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी है, जैसे यह नंद वंश का संस्थापक था, तथा यह भारतीय, आप कह सकते हो और दूसरे शब्दों में कि भारतीय इतिहास का ये प्रथम शूद्र शासक था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास का ये प्रथम शूद्र शासक था, यह भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया? चाणक्य को अपमानित किसने किया? उसी के बाद से आप जानते हैं कि मौर्य वंश की शुरुआत हुई कुछ समय बाद। तो चाणक्य को अपमानित किसने किया, ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि चाणक्य को अपमानित किसने किया। घननंद, महापद्मनंद, शिशुनाग या कालाशोक? बताएं। किसने अपमानित किया? देखो, यहाँ पे बात हो रही है किसने अपमानित किया। जब नंद वंशावली आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था, 9वां शासक, उसका नाम था घननंद। ठीक है, और इसके समय में यदि हम बात करें तो जो मगध साम्राज्य था उसका विस्तार भी बड़े पैमाने पर हो चुका था।
इसके समय काल में जो सैन्य शक्ति थी वो अपने आप में बहुत ही सुदृढ़ थी, और उसी के चलते, उसी सैन्य शक्ति के भय के चलते जो है सिकंदर को जो है वापस लौटना पड़ा था। ठीक है, सिकंदर के सैनिकों में ये डर बन गया था। तो अपने आप में ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था, लेकिन क्या हुआ कि जब शक्तिशाली तो था ही, साथ ही साथ कि इसमें क्या था कि कुछ आप देखोगे कि घननंद के बारे में जब आप पढ़ोगे कि ये लगातार जो इसकी साम्राज्यवादी नीति थी उसी को बढ़ाने के लिए प्रयासरत था। ठीक है, एक भारी सैन्य बल इसने रख रखे थे, जिसमें हाथी, घुड़सवार और पैदल सेना, इसके लाखों लाखों सैनिक हुआ करते थे। तो इसने जो चाणक्य को अपमानित किया था, विशेष रूप से आप कह सकते हो घमंड में आके, तो उसके चलते जो है चाणक्य जो है इस राज दरबार को छोड़कर गए थे, और वहां पर इन्होंने प्रण लिया था कि इस वंश का जो है वो विनाश करके ही जो है दम लेंगे। तो ये प्रयास किसका था? तो याद रखना है, ये प्रयास घननंद का था, जो चाणक्य को अपमानित किया था। और बाद में चाणक्य ने जो शपथ लिया था उसको पूरा भी किया कि किस प्रकार से बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हराया और फिर मौर्य वंशावली की शुरुआत हुई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ए विकल्प। आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य घननंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाख दत्त के किस नाट्य पुस्तक में हुआ है? आपको बताना है। बताइए क्या बोला जा रहा है। मगध सम्राट धननंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाख दत्त के किस नाट्य पुस्तक में हुआ है? आपको बताना है। चाणक्य, मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिक या शूद्रक? चले बताएं, इन चारों में से आपको चुनाव करना है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे बोला जा रहा है विशाख दत्त की, लेखक का नाम दे दिया गया। तो विशाख दत्त की जब आप पुस्तक की बात करते हो तो विशाख दत्त की जो पुस्तक है वो है मुद्रा राक्षस, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? बताएं क्या बोला जा रहा है। किस मगध शासक ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पेशावर से जो है वो पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? आपको बताना है। मतलब किसके समय में पाणिनि जो है ये आए थे, ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। चले बताइएगा किसके समय काल में ये आए थे? याद रखिएगा ये समय काल था महापद्मनंद का। इसको बताओ। किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीयकृत व्यवस्था स्थापित किया? सबसे पहले केंद्रीयकृत व्यवस्था किसने स्थापित की वो आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु या जरासंध? केंद्रीयकृत व्यवस्था सर्वप्रथम किसने स्थापित की? बताइएगा किसने केंद्रीयकृत व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की? आपको बताते चलें कि जब बात आती है मौर्य वंश के बारे में तो एक प्रश्न कॉमन सा बनता है कि मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। याद रखिएगा जब भी इस प्रकार का प्रश्न बने कि मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो सबसे पहला इसमें आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दूसरा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, तीसरा मेगास्थनीज की इंडिका, और चौथा है जो यूनानी नागरिक था जस्टिन के यात्रा वृत्तांत, और पांचवा है सम्राट अशोक के स्तंभ लेख और शिलालेख। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी की बात करें तो ये 5 स्रोत हैं। ये 5 स्रोत आपको पता होना चाहिए। 5 स्रोतों के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में तो प्रश्न बनेगा नहीं यहां से, लेकिन हाँ प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा यहां पे है कि सर्वप्रथम केंद्रीयकृत व्यवस्था किसने स्थापित किया? तो सर्वप्रथम केंद्रीयकृत व्यवस्था जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित की। ठीक है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? आपको बताना है। चलिए बताइएगा कितने प्रांतीय भागों में यह विभक्त था? आपको बताना है। 3, 4, 5 या 6? कितने प्रांतीय भागों में यह विभक्त था? बताइएगा कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? याद रखिएगा मौर्यकालीन जब व्यवस्था की बात करते हैं
तो ये 5 प्रांतीय भागों में विभक्त था, याद रखना है। सी विकल्प सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन किस में उपलब्ध है, किस पुस्तक में उपलब्ध है, आपको बताना है। चलिए, पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में उपलब्ध है, आपको बताना है। आपके समक्ष 4 पुस्तकें हैं, अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिणी या पुराण। बताएं। देखो, मौर्यकालीन नगर प्रशासन की बात करें, पाटलिपुत्र प्रशासन की बात करें, तो जो मेगास्थनीज की पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिका, इसमें आपको देखने को मिलता है। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। अगला, मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था। मौर्यकालीन जो राजा होता था वो व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था, आपको बताना है। डी विकल्प यहां से हटा दीजिएगा, इसको हटाकर जो है आपको सोचना है। मौर्यकालीन जो राजा था वो जो व्यवस्थाएं थी यहाँ पे, उसमें किसका अंग हुआ करता था, आपको बताना है। चले बताइएगा। मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था, आपको बताना है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका। फास्ट जवाब दीजिएगा। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका। याद रखिएगा, जब मौर्यकालीन की बात करते हैं तो जो राजा था वो कार्यपालिका प्रमुख भी होता था, न्यायपालिका प्रमुख भी होता था और व्यवस्थापिका प्रमुख भी होता था। मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक। डी ई विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताइए, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग रहता था। आप जानते हो मौर्यकालीन नगर प्रशासन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो बहुत सारी समितियों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, उद्योग शिल्पों का निरीक्षण, इसके लिए एक समिति हुआ करती थी। उद्योग शिल्पों के निरीक्षण के बाद आप जानते हैं विदेशियों की देखभाल के लिए एक समिति हुआ करती थी। विदेशियों की देखभाल के लिए एक समिति हुआ करती थी। एक तीसरी समिति जो है वो हुआ करती थी जनगणना के लिए हुआ करती थी। एक चौथी समिति थी जो व्यापार वाणिज्य के लिए हुआ करती थी। तो इस तरह से कई सारी समितियां थी। तो वही पूछा जा रहा है कि कितने समितियों का सहयोग यहाँ पे रहता था, बताएं। और इसके बाद एक होती थी विक्रय कर की व्यवस्था और एक होता था बिक्री कर के लिए। ठीक, तो कुल मिलाकर पहली समिति, दूसरी समिति, तीसरी समिति जनगणना की, चौथी समिति व्यापार वाणिज्य, पांचवी समिति विक्रय कर और छठवीं समिति बिक्री कर। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो 6 समितियां हुआ करती थी। और ये 6 समितियां आपको याद रखनी है कि पहली समिति क्या थी, उद्योग शिल्पों के निरीक्षण से संबंधित थी। दूसरी समिति क्या थी, विदेशियों की देखरेख से संबंधित थी। तीसरी समिति किससे थी, जनगणना से संबंधित थी। चौथी समिति किससे संबंधित थी, व्यापार वाणिज्य से संबंधित थी। पांचवी समिति किससे संबंधित थी, विक्रय की व्यवस्था और निरीक्षण से संबंधित थी। और छठवीं समिति जो थी वो बिक्री कर से संबंधित थी। ये 6 समितियां आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री थे। मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री थे, आपको बताना है। मौर्यकालीन मंत्री परिषद में जब हम बात करें, जैसे मंत्री होता था, पुरोहित होता था, सेनापति होता था, युवराज होता था, दैवारिक होता था। तो इस प्रकार से कई सारे होते थे और इनका क्रम होता था। कुल एग्जैक्ट संख्या की बात करें तो 17 होते थे। ठीक है, अब 17 क्योंकि आपके विकल्प में नहीं दिया है, मतलब डी विकल्प आपको जाना है। यहां से 12 से 20 के बारे में बताया गया है, तो आप डी विकल्प पर जाओगे। तो इसको भी याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ टोटल संख्या आप याद रखिए। टोटल संख्या से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे, उन विभागों को क्या कहा जाता था। क्या बोला जा रहा है, मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे, उन विभागों को क्या कहा जाता था, बताएं।
हाँ, देखो यदि आपने अर्थशास्त्र का मैं बात करूं तो जब अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो उसमें जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे, जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे मौर्य प्रशासन को, उनको तीर्थ शब्द से पुकारा गया है, तीर्थ शब्द से उनको आप कह सकते हो संबोधित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो तीर्थ शब्द है, इसी शब्द से इनको जाना जाता था और इनकी जो कुल संख्या होती थी वो कुल संख्या 18 हुआ करती थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अधिकतर स्थानों पर इनको जो है वो तीर्थ के स्थान पे महामात्य शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे उनको तीर्थ या महामात्य कहते थे, कुल संख्या 18 इनकी हुआ करती थी। तो इस प्रकार से जो विभाग बनाए गए थे उन विभागों को क्या कहा जाता था, उनको तीर्थ शब्द कहा जाता था। ठीक है, चलिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है बताइएगा। अभी इसके बारे में हमने बता दिया, 18 तीर्थों का उल्लेख है, तो ये इसका जवाब आपको मिल गया। इसको बताइएगा, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी आपको बताना है। 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में या 5 भाग में? मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी आपको बताना है। चलिए प्रयास करें। गुप्तचर व्यवस्था की यहाँ पे बात हो रही है। आपको बता दें, मौर्य काल में जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो 2 भागों में विभक्त थी। अब सिर्फ 2 भाग रट के नहीं रहना है, ये दोनों भाग कौन कौन से थे ये आपको पता होना चाहिए। इसमें पहला भाग था संस्था, जिसको बोलते थे संस्था, और दूसरा भाग था जिसको बोलते थे संचरा। ठीक है, तो संस्था और संचरा ये 2 भाग हुआ करते थे, जिसमें संस्था की यदि हम बात करें तो विशेष रूप से जो गुप्तचर हुआ करते थे वो संगठित रूप से कार्य करते थे, मतलब किसान के वेश में हुआ करते थे, सन्यासी के वेश में हुआ करते थे, या स्टूडेंट या विद्यार्थी के वेश में हुआ करते थे, तो ये इसको बोलते हैं संस्था। ठीक है, दूसरा है संचरा। संचरा की जब बात करते हैं तो संचरा का मतलब होता है कि इस समय के जो गुप्तचर थे वो भ्रमणशील हुआ करते थे। ठीक है, ये जो गुप्तचर थे ये क्या थे, ये भ्रमणशील हुआ करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। ये गुप्तचर भ्रमणशील हुआ करते थे और इनको विशेष प्रकार की ट्रेनिंग भी दी गई होती थी। तो इनका काम होता था कि भ्रमणशील रह करके जो भी इस तरह की जानकारियां हैं उनको जुटाना। और एक दूसरा संस्था वाला जो प्रकार था, इसमें वेश बदल कर लोग रहते थे, इनको कोई विशेष प्रकार की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, ये समूह में रहते थे। मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे बताइए। मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे आपको बताना है। मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? याद रखना है, मौर्यकालीन राजस्व की जब बात करते हैं तो इनके कुल 7 स्रोत थे। कौन कौन से थे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं आएगा तो तब भी बताइएगा, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो मौर्यकालीन राजस्व के कुल 7 स्रोत थे, इसको बताइए। मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? मौर्य काल में जो मुद्रा चलती थी वो क्या कहलाती थी? पण कहलाती थी, रुपया कहलाती थी, मयूर या चंद्र? तो आप सब जानते हैं मौर्य काल में जो मुद्रा थी उसको पण बोलते थे। अर्थव्यवस्था में सीता भूमि की व्याख्या किस प्रकार से है? अर्थव्यवस्था में जो सीता भूमि का जिक्र किया गया है वो क्या है? सीता भूमि क्या है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, अर्थव्यवस्था में जो सीता भूमि का जिक्र किया गया है वो है क्या? भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय, प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर, एक प्रकार का धार्मिक कर या चारागाह कर, ये क्या हुआ करता था आपको बताना है। चलिए बताइएगा, ये क्या हुआ करता था? चलो, ये विशेष रूप से भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय हुआ करती थी, इसको बताइएगा। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटीयोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा? एंटीयोकस प्रथम यूनानी शासक था, इसने अपने राजदूत को जो है वो भेजा था। ठीक है, मौर्य के दरबार में, मौर्य वंश के दरबार में। तो किसको भेजा था और किसके समय काल में भेजा था, दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसको भेजा था इसने, यदि हम बात करें तो इसने भेजा था मेगास्थनीज को, जिसने पुस्तक लिखी इंडिका। तो इसने किसको भेजा? मेगास्थनीज को भेजा। डी विकल्प आपका सही उत्तर है, इसको बताइए।
ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? ग्रीक शासक जो सेल्यूकस था उसको किसने पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था आपको बताना है। बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार। देखो बिंबिसार अलग है, हेरेक वंश वाले हैं, और बिंदुसार की जब बात करते हैं तो मौर्य वंश वाले हैं। तो किसने पराजित किया था आपको बताना है। याद रखिएगा यहाँ पे बात हो रही है कि सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। इसको बताइए। नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, आपके यहाँ कई बार रिपीट हुआ है कि नागार्जुनी पहाड़ी गुफा में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किया था, तो आपको ध्यान देकर बताना है। चलिए, किसने किया था? 4 विकल्प यहाँ पे आपके सामने हैं। इन 4 विकल्पों में आपको चुनाव करना है। अशोक दशरथ, बिंदुसार शतधनुष, देववर्मन दशरथ, दशरथ या बिंदुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक और दशरथ। इसको बताएं, किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया? अपने राज्याभिषेक के समय इन्होंने किया था। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी, और ये गुप्त वंश का तृतीय शासक था। गुप्त वंश के तृतीय शासक की यदि हम बात करें तो बात आएगी चंद्रगुप्त प्रथम की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए, इसको बताइएगा। किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था? बताएं, किसके समय काल में फाहियान जो है ये भारत आया था, आपको बताना है। किसके समय काल में फाहियान भारत आया था? आपने सुना होगा कि मौर्य दरबार में 9 रत्न रहते थे। मौर्य दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो जो 9 रत्न रहते थे किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विकल्प। ठीक है, चलिए, अब आज की जो चर्चा थी, आज के जो प्रश्नों की चर्चा थी, वो यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी है। हमने कहाँ से प्रारंभ किया? हमने हेरेक वंश से चर्चा प्रारंभ की। हेरेक वंश हमने देखा, हमने नंद वंश देखा, और नंद वंश के बाद उससे पहले हमने हेरेक वंश हमारा हो गया। हेरेक वंश के बाद शिशुनाग वंश हमने देखा। शिशुनाग वंश के बाद फिर हमने देखा नंद वंश, और नंद वंश के बाद फिर हम आ गए हैं मौर्य वंश पे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हेरेक वंश को अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है जो भी आपके पास पुस्तक है। शिशुनाग वंश को पढ़ लेना है, नंद वंश को उस पुस्तक से पढ़ लेना है, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश में विशेष रूप से हमने जो चर्चा की है वो आपकी जो चर्चा है वो चंद्रगुप्त मौर्य तक हुई है। तो उसको आपको जाके देख लेना है, मतलब अशोक दशरथ तक आपको जाके देख लेना है। ठीक है, गुप्त वंश में अभी नहीं जाना है, गुप्त वंश की बात हम करेंगे। मौर्य वंश तक आप कंप्लीट करके कल आइएगा। मौर्य वंश के बाद फिर हम गुप्त वंश की बात हम करेंगे, उससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले मौर्य वंश तक आप कंप्लीट करके आइएगा, क्रम से कंप्लीट कीजिएगा। पहले हेरेक वंश, फिर आपका हो गया शिशुनाग वंश, फिर आपका हो गया नंद वंश, फिर आपका हो गया मौर्य वंश। इस क्रम में आप करिएगा। इसके बाद हम मिलेंगे और आगे की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। क्योंकि क्या है, देखो, अब आप पुस्तकों की बात करोगे कि किस पुस्तक से करना है, तो कोई भी जो आपके पास पुस्तक है, जो आपके पास सुलभ है, पुस्तक उपलब्ध है, पुस्तक उसी पुस्तक से आपको करना है। किसी अतिरिक्त पुस्तक को खरीदने की जरूरत नहीं है। आपके पास यदि क्राउन की पुस्तक है, आप क्राउन से करिए। केबीसी नैनो की पुस्तक है, उससे करिए। ठीक है, या कोई अन्य पुस्तक है, आप उससे, इम्तियाज अहमद है, आप उससे करिए। कोई मायने नहीं रखता है। जो पुस्तक आपके पास है उसको आप मैक्सिमम बार रिवाइज करना है, ये ध्यान होना चाहिए। पुस्तकों का ढेर लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपके पास पुस्तकें हैं उसी को मैक्सिमम बार आप रिवाइज करिए, मैक्सिमम बार चीज़ों को लेकर चलिए। ठीक है, चलिए, तो यहीं पर अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। और याद रखिएगा, 68वीं प्रीलिम्स को लेकर जो जुड़ना चाहते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया, जुड़ सकते हो। 67वीं मेंस को लेकर भी चीज़ें चल रही हैं, बैच चल रहा है। और बिहार राज्य को लेकर एक स्पेशल बैच चल रहा है 599 का, 599 रुपये का, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। उसमें बिहार राज्य को प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। और हाँ,
रात्रि 11 बजे का जो करंट अफेयर्स का सेशन है उसको ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि करंट अफेयर्स भी एक महत्वपूर्ण पिलर के रूप में आपके पास है, उसको भी आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, और कल भी बिहार की चर्चा होगी, क्योंकि हमने आपको बताया कि दो दो दिन लेकर चलेंगे, तो 2 दिन बिहार, 2 दिन इतिहास, 2 दिन सामान्य विज्ञान। तो अभी कल भी जो चर्चा आपकी होगी वो बिहार राज्य विशेष से ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी किसी के कोई डाउट हैं, आप में से किसी के कोई प्रश्न हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको उसका जवाब मिलेगा।